नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश भूगत जी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा और आपका अपना न्यूज चैनल एनवीपी न्यूज सत्य की आवाज। 18 अप्रैल को बौद्ध महासभा सर्व अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समाज जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ने अम्बागढ़ चौकी मेरे गांव में बहुजन विचारक डॉक्टर लक्ष्मण यादव का कार्यक्रम एक शाम संविधान के नाम आयोजित किया। जयेंद्र मेश्राम मोहला, आपका भी हम स्वागत कर रहे हैं। आप आए और सम्मानित डॉक्टर साहब का गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वागत करें। आर्य नवदीप बोरकर, आज के इस प्रखर क्रांति के प्रखर विचारक सम्मानीय डॉक्टर साहब का सम्मान। युवराज नेताम जी, आप स्वागत है, आप सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित हैं। दिनेश कोरेटी जी, ब्लॉक अध्यक्ष कर्मचारी संगठन आदिवासी प्रकोष्ठ से। देवनारायण नेताम जी और समता सैनिक दल के सदस्य, आप भी आकर के सम्मान करेंगे। माहुद महिला मंडल की कोई भी सदस्य आ जाएंगी। महिला मंडल माहुद से कोई सदस्य आए और डॉक्टर साहब का सम्मान करें। समता सैनिक दल, तो आइए, जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे, जिस पल की उत्सुकता थी हम सबको कि एक ऐसे विचारक जो खून में उबाल लाते हैं, एक ऐसे विचारक जिन्हें मनुवादी डरते हैं, ऐसे विचारक जो संविधान की बात करते हैं और ऐसे विचारक जो आपके बीच में हैं। एक बार जबरदस्त तालियों के बीच में, जोरदार करतल ध्वनि के बीच में डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं सम्मान के साथ। आइए सर। कूल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद। आज एक बहुत शानदार शाम है। वैसे तो हर शाम होती, कभी किसी के नाम कभी किसी के नाम, लेकिन आज की शाम इसलिए शानदार है क्योंकि आज की शाम संविधान के नाम है। सम्मानित लोगों को मेरा बहुत आभार, और इस संविधान एक शाम संविधान के नाम इतना शानदार कार्यक्रम रखने के लिए पूरी आयोजन समिति का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सभी सम्मानित लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, कूल जोहार, इंकलाब जिंदाबाद है। आज एक बहुत शानदार शाम है। वैसे तो हर शाम होती, कभी किसी के नाम कभी किसी के नाम, लेकिन आज की शाम इसलिए शानदार है क्योंकि आज की शाम संविधान के नाम है। उस संविधान के नाम जिसके वजह से हम जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पैदा हुए, एक किसान परिवार में पैदा हुए, जिसके पास थोड़ी सी जमीन, खेत में काम करने वाले, पशुओं को पाल करके उनका दूध देने वाले, तो उस जगह पर पैदा हुआ एक व्यक्ति आजमगढ़ यूपी, और वहां से पढ़ाई करके दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय में 15 साल पढ़ाए। संचालक महोदय का शुक्रिया कि उन्होंने शुरुआत ही वहीं से की कि मैंने कोई एक किताब लिखी है, पता नहीं आप लोगों तक पहुंची है कि नहीं, लेकिन मैं उसकी पृष्ठभूमि बताता हूं और इस शाम की खासियत क्या है, इस पर मैं ये बात कह रहा हूं।
कि वहां उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति दिल्ली में जाके प्रोफेसर बन जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए पढ़ाने का मौका मिला, और पढ़ाने के साथ साथ तब तक ये समझ में आया कि हमारे घर वाले जो थे उन्होंने खून पसीना एक करके मेहनत करके हमें पढ़ाया, इसलिए हम वहां पहुंच पाए। लेकिन जब अपना इतिहास पढ़ा, अपने पुरखों को पढ़ा, अपने देश को जाना समझा, तब इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि जाने कितनों के घर वालों ने अपने परिवार के बेटा बेटी के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे, नहीं पूरे हो पाए। हम यहां तक पहुंचे तो केवल घर वालों की वजह से नहीं, अगर हम यहां तक पहुंच पाए तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो भारत के संविधान का। उस संविधान ने एक ऐसा भारत बनाया कि जिसमें किसान के बेटा बेटी के भी हाथ में कलम और किताब आई, किसान के खेत में काम करने वाले लोगों के बेटा बेटी के हाथ में, पशु पक्षियों के साथ जीवन यापन करने वाले लोगों के बेटा बेटियों के हाथ में कलम किताब आई, पढ़ने का मौका मिला, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। फिर एक गलती की, सबसे सुकून में, आप सब लोग गांव के लोग हैं, कोशिश मैं ये करूंगा कि बातचीत की तरह कुछ बात करूं, बहुत वैसा भाषण देने का कोई मतलब नहीं है, वो सुनने के लिए यूट्यूब पर बहुत बोलता रहता हूं। आज मैं आपसे बातचीत करने आया और इस बात को यहां से शुरू कर रहा हूं कि आप सब मेहनतकश लोग हैं। कोई खेत में काम करता है, कोई कहीं नौकरी कर रहा होगा, कोई घर में काम कर रहा होगा, कोई कहीं और बिजनेस व्यापार छोटा मोटा मेहनत काम करके आप यहां पर पहुंचे। अपना जरूरी काम छोड़ करके, अपने जेब का 2 रुपया खर्च करके आप वो सारी चीज छोड़ करके यहां आए हो, तो कुछ तो बात यहां ऐसे की जाए जो आज की सबसे जरूरी बात है। तो बात यह है कि आप भी गांव के लोग, आप जानते होंगे सबसे सुकून में कौन जानवर होता है? गधा। जानते हैं ना? गधे के लिए कहावत है, उसका एक, मैं हिंदी का प्रोफेसर था, मैं हिंदी में टॉपर रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। ये सब क्यों बता रहा हूं, अभी आएगा जिक्र। ये मत सोचिएगा कि अपने बारे में ही बता रहा है, इसके बारे में जान के क्या करेंगे। हम तो संविधान के बारे में जानना चाह रहे हैं, हम वो रिश्ता बता रहे हैं कि संविधान था तो हम बन पाए, और संविधान अगर नहीं होगा तो हमारे जैसे लोग यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात अपने वास्ते बता रहा हूं, क्योंकि हमारे हिंदी में एक कहावत है गधे के लिए, बैशाख नंदन। इसका मतलब समझते हैं? बैसाख का महीना गर्मी का महीना होता है, चैत बैसाख ज्येष्ठ अषाढ़। तो बैसाख जब गर्मी खूब पड़ती है तो उस समय आनंदित होने वाला पशु कौन है? गधा। जबकि होना चाहिए इसका उल्टा, जब बारिश हो, जब खूब घास हो, तब ना जानवर खुश होगा कि उसको चरने के लिए कितनी हरी घास है। तो सारे जानवर मोटे कब होते हैं, किस मौसम में? जब बारिश का महीना होता है, आषाढ़ सावन भादो। और गधा मोटा कब होता है? जब जेठ और आषाढ़ का महीना होता है। इसका मतलब क्या है पता है? जब गधा होता है तो जब बारिश के महीने में चरना शुरू करता है तो जितना यहां से वहां तक चरता है, पेट भर जाता है, फिर भी देखता है, कहता है तो घास खत्म ही नहीं हुई, अभी इतना मैदान चरना बाकी है। फिर चरने लगता है, फिर देखता है घास खत्म नहीं हुई, चारों तरफ वही घास है, फिर चरने लगता है। तो इसी टेंशन में ज्यादा खाने के बाद भी सावन में गधा दुबला हो जाता है। और मोटा कब होता है? जब जेठ और आषाढ़ में गर्मी पड़ती, पूरे मैदान में 2-4 जगह घास बस दिख रही है थोड़ी सी, भूखा गधा आया, थोड़ी देर में उतनी घास चर लिया और फिर पूरा मैदान देख के खुश हो गया कि ये पूरी घास खाकर हमने सफाचट कर दिया। इसलिए उसका नाम रखा है बैसाख नंदन।
आजकल किसी कह दो कि बैसाख नंदन तो सोचेगा हमको लग रहा है कोई पुरस्कार दे रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि बात तुम्हारी गले से हो रही है। दुनिया में सुखी जो जानवर है वो गधा है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाथी को बचपन में पैदा होने के समय उसका जो महावत होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है तो गले में एक रस्सी डालकर एक खूंटे से बांध देता है, जो बहुत सामान्य सा खूंटा होता है। लेकिन हाथी का बच्चा जब उसे हिलाता डुलाता है तो नहीं निकाल पाता। धीरे 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 उस हाथी के बच्चे को यह समझ में आ जाता है कि ये खूंटा है, ये गले में फंदा है, इससे बाहर। और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी महावत उसके गले में केवल वही पट्टा डालकर उस खूंटे के पास रख दे, हाथी हिलाता डुलाता भी नहीं, उसको ये मान लेता है कि अब तो खूंटे में बंध गया, इससे निकल नहीं पाता। वक्त हमारा इम्तिहान लेता है और हमारे सर पर कोई महावत बैठा है जो चाहता है कि गले में फंदा रहे और तुम हिला डुला भी न सको। बहुत लोग चाहते रहे कि हम भी प्रोफेसर बन गए, तो ऐसे प्रोफेसर रहे कि चुपचाप जाएं, किताब पढ़ें, सिलेबस पढ़ाएं। जैसे हमको आपको यहां जितने लोग आयोजन समिति में, जो मान लीजिए सक्रिय होगा सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उसका तो मान लीजिए एक काम है, वो लगा हुआ है समाज की बेहतरी में। लेकिन बाकी लोग जो थोड़ा बहुत इनका साथ दे रहे होंगे, उनके लिए चार लोग समझाने आएंगे, कहां तुम चक्कर में पड़े हो, अपनी नौकरी देखो, अपना बिजनेस देखो, कहां तुम गलत आदमी पे हो। सब लोग चाहेंगे कि आप सक्रिय ना रहे, या तो सक्रिय रहें तो उनके हिसाब से जैसे ताकतवर लोग चाहते हैं। वैसे ही इस देश में संविधान लागू हुआ तो प्रोफेसर तो हम लोग बन गए, लेकिन वो लोग चाहते थे कि आप वही पढ़ाएं, वही बोले, वही सीखें जैसा हम चाहते, जैसा ताकत में बैठे लोग। लेकिन हमारी गलती केवल इतनी रही कि हम बैसाख नंदन बनने से इनकार कर दिए। हमने कहा कि अगर हमने कलम और किताब पकड़ी है तो केवल सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं, अपना इतिहास भी पढ़ेंगे, हम अपना अतीत जानेंगे, किताब पढ़ने लगे, विचारधारा पढ़ने लगे, अपने देश और समाज को पढ़ने लगे, तो हमें लगा कि अगर इस देश का इतिहास हजारों साल का, इतने संघर्ष का इतिहास न रहता तो हमारे लोगों को इतना आसान जिंदगी मिल ही नहीं पाती। बहुत दूर मत जाए, आजादी की लड़ाई हुई आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले। कोई फांसी का तख्ता पहनकर झूल गया, कोई अंग्रेजों की गोली के सामने सीना तान के खड़ा होकर गोली खा के मर गया, किसी ने नौकरी छोड़ दी, किसी ने घर परिवार छोड़ दिया। वो कौन सा जुनून रहा होगा जब उनको यह समझ में आ गया कि मेरा देश गुलाम है और मुझे उस गुलामी की आजादी के लिए अंग्रेजों को मार के भगाना है। जंग आजादी, पता नहीं लोग आत्मा विश्वास करते हैं, सब लोग कहते हैं कि आत्मा होती है। अगर आज उन शहीदों की आत्मा कहीं होगी तो देखकर एक बात तो जरूर सोच रही होगी कि इस भारत के लिए हम फांसी के तख्ते पे चढ़ गए, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हर जगह लड़ा के पूरे देश को तोड़ा जा रहा है। और जो सबसे खूबसूरत चीज बनी है भारत का संविधान, उसी को कुछ लोग कहते हैं कि अब की बार, समझ रहे हैं, मतलब पता तो देखिए सबको है, अभी हमने पूरा बोला भी नहीं। देखिए चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है और ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, विचारधारा का कार्यक्रम है। इसलिए समझदारी से बात यह होगी कि हम वो बात बिना कहे, ऐसे कहें कि आप बिल्कुल समझ जाएं और उसको पकड़कर जेल में रख लीजिए। तीसरा आदमी को पता ही नहीं चले बात किसके ऊपर हो रही थी। जैसे अब की बार, समझ गए ना, तो वैसे ही कुछ बात होगी, क्योंकि एक वैचारिक मंच है। इस वैचारिक मंच से इशारे में आज की बात करना जरूरी है। तो हमने साहब वही काम किया, इतिहास पढ़ा, अपने अतीत को जाना, संविधान को पढ़ा, अपने पुरखों को पढ़ा कि गुरु घासीदास कौन थे, क्यों लिखना पड़ा मन के एक समाना। इसका मतलब मनुष्य को एक समान नहीं बनाया गया रहा होगा, तब ना गुरु घासीदास को लिखना पड़ा होगा कि इंसान और इंसान बराबर है। अच्छा मान लीजिए बराबर नहीं होते तो लिखना क्यों पड़ता, अगर बराबर ही होते तो। जब गुरु घासीदास को कोई पढ़ेगा तब न जानेगा कि उनकी लड़ाई क्या थी। संत कबीर ने क्यों लिखा कि तुम कद बावन हम कद सूद, हम कद लोहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बावन को सुधा।
एक तरह के सारे लोग हैं। क्यों रविदास जी को लिखना पड़ा कि जस के रंग के पाप पाप में पाप, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। मनुष्य को जोड़ने की बात की, पढ़ेंगे तब न जानेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो वही सब मानेंगे जिस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। आप समझते हैं, उनकी किताब में लिख दिया, क्या क्या लिख दिया सब मानते हैं, लेकिन पहले जानो तब मानो। इस विचारधारा के लोग संविधान से प्रेम और मोहब्बत करते हैं। तो हमने भी यही कोशिश की कि जो जानो तब मानो, और जब जो जान गए तो उसको लोगों को बताओ। मेरा गुनाह केवल इतना ही था, मैं वो किताब तो लाया नहीं, लेकिन वो किताब, उसका नाम केवल है प्रोफेसर की डायरी। और वो किताब मैं चाहता नहीं था लिखूं, मैं सोचा था कि जीवन में कुछ बड़ा करेंगे तो पूरी आत्मकथा लिखेंगे, लेकिन 14 साल की नौकरी के बाद हमको निकाल दिया गया उसी दिल्ली विश्वविद्यालय से। और जिस नौकरी से निकाला गया, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट, टॉपर। मेरे प्रोफेसर ने क्या कहा पता है? पता नहीं आपके यहां जाति व्यवस्था कैसे काम करती है, हम अपने यहां से थोड़ा जोड़ कर बताते हैं, आपके यहां बीमारी वही पाई जाए तो उससे अपना रिश्ता जोड़ लीजिएगा। हमारे प्रोफेसर ने कहा कि राहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? समझ रहे हैं? ये बात कौन बोल सकता है? जिसके बच्चे शिक्षा पर काबिज थे। फिर आया भारत का संविधान, उसने कहा गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, गांव, कस्बा, मोहल्ला, वंचित, शोषित, पीड़ित, सबके बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा मिलेगी और अच्छी शिक्षा पाकर वो किसी भी विश्वविद्यालय में नौकरी कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं आज की शाम खूबसूरत है, क्योंकि हम उस संविधान के नाम आज की शाम, तो हम लोग पहुंचे वो संविधान की वजह से पहुंचे, क्योंकि थोड़ा बहुत इतिहास छत्तीसगढ़ के लोगों, इसी भारत में सबको पढ़ने का मौका नहीं था। इसी भारत में सबको सम्मान से सीना तान के सड़क पर चलने का मौका नहीं था। सबको बिजनेस व्यापार करने का मौका नहीं था। मनुष्य को मनुष्य से बांट दिया गया। भारत आजाद हुआ, आजादी के वक्त बहुत सारे लोगों के सामने बहुत तरह की चीजें रही होंगी कि इस देश को एक कैसे बनाया जाए, क्योंकि देश तो बिखरा हुआ, कोई भारत में ही कोई और भारत बना रहा था, कोई कहीं लड़ रहा था, कोई जातियों में बटा था, कोई धर्म के नाम पर ये दो टुकड़ा हो गया था। उस देश को एक कैसे बांधा जाए ताकि सबको यह महसूस हो कि यह मुल्क तुम्हारा है, और यह नया मुल्क जब बनेगा हम सब एक नया भारत बनाएंगे। उस समय कैसे बचाया जाए? आपने फूल से सम्मानित किया तो एक सज्जन आए और उन्होंने ये पीली पगड़ी पहनाई और इस पर ये प्रतीक चिन्ह। मैं जब भी छत्तीसगढ़ आता हूं तो एक रिश्ता अपने आप जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। मैं ओबीसी समाज में आता हूं, जो बंटवारा हो गया। वैसे तो आप भी इंसान, हम भी इंसान, कोई और है तीसरा जो दोनों को बटा रहा है, आएंगे उस पर। एक कविता है हिंदी की बड़ी छोटी सी, एक आदमी रोटी बेलता है, बनाता है, और एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं जानना चाहता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद मौन है। आज हम उसी तीसरे आदमी का पहचान कराने आए हैं जो रोटी बेलने और खाने वालों को आपस में लड़ा करके उनके संविधान को अब की बार इतना पार, संविधान इतना आसान नहीं। तो साहब, हम लोगों को जब ये पहचान मिली तो ये आदिवासी समाज के लोगों की पहचान। तो आप सोचिए कि आदिवासी समाज के बीच में जब भी मैं आया हूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, हर जगह पर पीला गमछा उनकी संस्कृति की पहचान है। आप हमारे ओबीसी समाज के लोगों में, यहां भी जितने लोग होंगे उतने ओबीसी समाज के लोगों से भी पूछिए, उनका भी सांस्कृतिक रंग कौन सा है? पीला। चाहे वो साहू समाज का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। हम लोग के यहां यादव समाज लिखते हैं, अधिकांश लोग किसानी से जुड़े हुए लोग जो खेती किसानी करते हैं और लघु उद्योग, उनका भी गमछे का रंग पीला।
हम भी जो जितने खेती किसानी हाथ से करने वाले लोग हैं वो भी पूजा करते हैं प्रकृति की, और आदिवासी भी पूजा करते हैं प्रकृति की। उनके यहां भी कोई बीच में मीडिएटर नहीं, वो सब फसल पैदा होगी तो पूजा होगी, फसल कटेगी तो पूजा होगी, फसल बोई जाएगी तो पूजा होगी, और सारी प्रकृति और मौसम से जोड़कर उनके यहां पूजा। हमारे बचपन में हमने देखा, और जब आदिवासी परिवार के बीच में आता हूं तो लगता है कि प्रकृति को तो बचाने का काम अगर इस देश और दुनिया में किसी ने किया है तो इस देश के आदिवासियों ने जल जंगल जमीन को बचाने का काम। तो एक तरफ सोचिए आदिवासी समाज, एक तरफ किसान मजदूर समाज, एक तरफ पूरा अनुसूचित जाति जनजाति जिसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कहा गया, उसके पीड़ा अलग, किसी को रास्ते पर चलने नहीं दिया, किसी को सड़क पर चलने नहीं दिया, किसी का अलग शोषण, किसी का अलग बंटवारा, किसी की भाषा अलग, किसी की पहनावा अलग, खान पान अलग। देश कहां ये था? ये तो सब बता हुआ था। इस देश को देश बनाने का काम जो सबसे बड़ा काम था, वो काम करने वाले नायक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने भारत के संविधान को लिख करके पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। आज की तारीख में यह संविधान ही भारत की पहचान है। और एक बात बताऊं मैं आपको, उसी संविधान को पढ़ना, उसी अपने नायकों को पढ़ना, आदिवासियों की जल जंगल जमीन के संघर्ष में शामिल होना, किसानों की खेती किसानी मजदूरी के सवाल में जोड़ देना, अपने मजदूरों के सवाल से अपने सवाल को जोड़ लेना, और अपने अतीत और इतिहास को पढ़ करके गांव गांव जाकर लोगों को समझाना ही हमारे लिए बुरा बन गया, और उन जालिमों ने हमारी नौकरी छीन ली। तो जो संचालक महोदय कह रहे थे कि उनकी एक किताब है, अब यहां किताब का प्रचार करूंगा तो आप लोग कहेंगे बताओ माइक मिल गया तो किताब भी बेच रहे हैं, तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन समझदार को इशारा काफी। तो समझना क्या है, अगर एक प्रोफेसर नौकरी से निकाला गया और उसने एक किताब लिखी है कि आपके देश की शिक्षा व्यवस्था खतरे में है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खतरे में है, वहां सिलेबस बदला जा रहा है ताकि आपके बच्चे असली इतिहास नहीं जान पाएंगे, फीस महंगी की जा रही है ताकि आपके बच्चे स्कूल कॉलेज से दूर हो जाएंगे, सीट घटाई जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर का माहौल ठीक नहीं है, ये तो एक प्रोफेसर ही बताएगा। उन्होंने लगा था कि नौकरी से निकाल देंगे तो चुप हो जाएगा, डर जाएगा और नहीं कुछ बोलेगा। तो हमने भी तय किया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि बोले। बाबा साहब अम्बेडकर के पास भी मौका था। तमाम अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, इतिहास को जानिए और अपनी अगली पीढ़ी के बच्चों को बताइए। बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ने गए तो मास्टर ने उनकी जाति देखकर स्कूल से बाहर निकाल दिया। उस रात जाकर के रोते हुए अपनी मां से पूछे कि मां, ये हमारे साथ ये मास्टर ने ऐसे क्यों किया? मां ने कहा कि हम लोग उस जाति में नहीं, हमारी जाति की वजह से उसने निकाल दिया। और ये बहुत पुराना नहीं, 100 साल पुराने इतिहास से, 100-150 साल। उन्होंने कहा मां कैसे पता चला कि हमारी जाति के लोगों को शिक्षा नहीं? तो मां ने कहा कि किसी किताब में लिखा है कि हम लोगों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मां, उस किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है, मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें शिक्षा पाने के लिए किसी की जाति नहीं देखी जाएगी, और उस किताब का नाम है भारत का संविधान। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इस संविधान ने उस पहचान को खत्म नहीं किया, लेकिन सबको बराबर कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सतनामी सबको समान लिखा है, मिटाकर हर तरह का भेदभाव बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा है। इसलिए आज की शाम इतनी खूबसूरत है क्योंकि आज की शाम उस संविधान के नाम हम देते हैं। और अगर यह संविधान न होता तो हम भी किताब लिख करके आपके बीच में यह नहीं बताते कि मेरे देश के लोगों आज ही घर जाना, तो मांग करके किसी से उस किताब को जरूर पढ़ना। 2 दिन में किताब खत्म हो जाएगी, तब आप एक बार बैठकर सोचना कि हां, जब सारे चुपचाप उसकी गुलामी कर रहे थे सत्ता की, सब लोग डर गए थे, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, तो एक प्रोफेसर ऐसा था
जिसने अपनी नौकरी जाने के डर से चुप नहीं रहना चुना। उसने सच लिखकर दुनिया को किताब लिखकर बताया कि मेरे देश के लोगों, तुम्हारे बच्चों के हाथ से शिक्षा का अवसर छीना जा रहा है, इसलिए बचा सकते हो तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बचा लेना, वरना आने वाली पीढ़ी में आपकी मानसिक रूप से गुलाम पैदा होगी। ये मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए इन्होंने जिस किताब का नाम बताया प्रोफेसर की डायरी, वो लिख दिया हमने। और हम जानते हैं साहब, किताब लिखने के बाद अब कोई नौकरी देने वाला नहीं। वैसे ही सब कहते थे डरता नहीं है, जाके भाषण देता हमारे ही खिलाफ बोलता है, जाकर मंच पर पूछता है बताइए 2 करोड़ रोजगार कहां मिला। अब समझ जाएंगे ना आप किससे मैं बात कर रहा था। बताइए, सबको जाके कहता है आप भी पूछिए काला धन कहां आया। आप भी उनको समझा रहा है अरे 15 लाख आया अकाउंट में, मेरे वाले नहीं आया, जरा देखो केवाईसी उसकी ठीक है कि नहीं है। अब लोगों के बीच में मैं यही सब बात करता था। उससे ज्यादा गंभीर बात जो उनके लिए चिंताजनक थी कि मैं अपने समाज के लोगों को एकजुट करने की अपील करता था कि ऐ मेरे ओबीसी समाज के लोगों, ऐ मेरे आदिवासी समाज के लोगों, ऐ मेरे दलित समाज के लोगों, सब लोग, हम लोगों का रिश्ता एक है, हम लोग का दर्द एक है, इसलिए आओ हम दवा एक बनाएं और एक होकर के भारत के संविधान को बचाएं। मैं आज यहां खड़ा हूं तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुट होकर के यहां से निकलें और जिस जिस गांव मोहल्ले में जाएं वहां लोगों को एकजुट करें कि आओ बाकी हिसाब किताब बाद में होगा, हम सब मिलकर के इस देश को, संविधान को बचाएंगे। यह बात उनको समझ में आ गई। बुझे हुए दीपक से किसी को खतरा होता है क्या? जला हुआ दीपक बुझे हुए दीपक के पास जाए तो उसको भी जला देता है। इतना सा खेल है। और हमारे अंदर जो दीपक है वो ज्ञान का दीपक है, और हम यहां खड़े हैं तो विचारधारा के रिश्ते से खड़े हैं। वरना एक बात बताइए, जिस इलाके में मैं जीवन में कभी आया ही नहीं, उस इलाके में मुझे पहचानने वाले लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उन्होंने मुझसे सुनने के लिए अपना जरूरी काम छोड़ करके आना चुना, तो प्रोफेसर को सुनने तो आए नहीं। वरना एक ऐसे प्रोफेसर को सुनने क्यों आते जिसकी नौकरी चली गई है? वो तो ऐसे प्रोफेसर को बुलाते जो वाइस चांसलर हो, बड़ा अधिकारी हो। इसका मतलब हमारा और आपका रिश्ता किसी नौकरी का रिश्ता नहीं था, हमारा और आपका रिश्ता विचारधारा का रिश्ता है। क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उस विचारधारा के नाते हमारा और आपका एक रिश्ता बन गया। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे इस पूरे इलाके के भाइयों बहनों, माताओं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों, हमारे सामने एक दृश्य है। अब तक का इतिहास तो ऐसा रहा कि हम और आप यहां तक पहुंच गए, संविधान बन गया है। एक छोटा सा वाकया बता दूं, थोड़ा विषयांतर होगा, मुझे एक और कार्यक्रम में जाना है, इसमें छोटी छोटी टुकड़ों में बातें कहूंगा। भारत का संविधान जब बन रहा था तो संविधान शुरू किससे हो, इसको समझिएगा, ये बहुत बड़ा पैगाम है और आज की सबसे बड़ी चुनौती है। कुछ लोगों ने संविधान सभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि भारत का संविधान भगवान के नाम से शुरू होगा। कुछ लोगों ने कहा खुदा के नाम से, कुछ लोगों ने और कुछ शुरू करने को बोला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इस पर वोटिंग होगी कि भारत का संविधान शुरू कहां से हो, प्रस्तावना। बताइए समझदारी और चालाकी देखिए। उन्होंने कहा वोटिंग होगी। अधिकांश लोग इस बात में सहमत हो गए कि किसी और की इबादत निजी चीज है, लेकिन देश का संविधान शुरू होगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इससे भारत का संविधान शुरू होता है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, नास्तिक सारे लोग हैं। वो भारत का संविधान जो हम सबको एक बनाता है। और आज कुछ लोग नए नए अवतारी नेता बन गए तो कहते हैं हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, इस जाति वाले को उस जाति वाले से लड़ाओ। गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा। क्या आपके यहां ऐसा नहीं हो रहा? क्या आपके धर्म के नाम पर बंटवारा बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? तनाव बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? देश का कोई मोहल्ला, कोई इलाका ऐसा है जो खड़ा होकर कहे नहीं हमारे यहां धर्म के नाम पर तनाव नहीं बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है? तो ये संविधान तो नहीं ये कहता था। संविधान ने कहा हिंदू हो मंदिर बनाओ, मंदिर में जाओ, पूजा करो। मुसलमान हो मस्जिद में जाओ, मस्जिद बनाओ, इबादत करो। सिख हो गुरुद्वारा बनाओ, गुरुद्वारे में जाओ, अपनी पूजा अर्चना करो। ईसाई हो
अपनी पूजा करो। बौद्ध हो, बौद्ध विहार बनाओ। सतनामी हो, गुरु घासीदास का प्रतीक चिन्ह बनाओ। और किसी को मानते हो उनको मानो। भारत का संविधान कहता है हम धर्म और आस्था सबका सम्मान करते हैं। जिसको जिसका मानना है उसको उसका मानने दीजिए, जो नहीं जाता उसमें आपको जाने की क्या जरूरत। ये भारत के संविधान की खूबसूरती देखिए।